आज दुनिया में भारत की विदेश नीति पिटी है। भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए, भारत के साथ कोई नहीं आया। हमारे विमान गिरे, ये हमारे लिए दुखद है, लेकिन गिरे। और ये बात हमने नहीं, सीडीएस ने कही है। नितिन गडकरी इतने योग्य भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, दूसरी बार भी होते अगर वो भाजपा की भीतर की राजनीति का शिकार नहीं होते। ये मोदी जी जो कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कई लोगों को मारा है, तो जब वो हटेंगे तो उनका तो पूरा कुनबा साफ होगा ही होगा। कि मोदी और अजीत डोभाल अब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मोदी जाएंगे तो डोभाल को जाना ही पड़ेगा। सबसे मात खाई है भारत ने, भारत की विदेश नीति में। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, ऐसे अमित शाह के रिटायरमेंट प्लान धमाके के बाद डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक अलग बयान कि 75 के बाद जो कुर्सी है वो नए लोगों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, इसकी जमकर मीमांसा हो रही है। लगातार दोनों ही जो है, चाहे वो अमित शाह हो और चाहे वे डॉक्टर मोहन भागवत हो, इनके बयानों की निरंतर कहीं विश्लेषण हो रहे हैं, मीमांसा हो रही है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मशविरा संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत ने दिया है, संकेतों में जो कुछ कहा है, क्या मोदी उसे फॉलो करेंगे? क्योंकि बहुत शीघ्र 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के हो जाने वाले हैं और उनके ठीक 6 दिन पहले डॉक्टर मोहन भागवत जी भी 75 की उम्र पूरी करने वाले हैं। तो ये जो रार है, तकरार है संघ और जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे वक्त में जो उनका बयान आया है, तो सब कुछ जो चल रहा है, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे उसके अर्थ खोज रहे हैं या उसके विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि यदि मोदी चले गए तो फिर उनके जो निष्ठावान, उनसे जुड़े निष्ठावान लोग हैं, अमित शाह से जुड़े जो निष्ठावान लोग हैं, उन सबका क्या होगा? या मोहन भागवत जी ने कहीं 75 की आयु पूरी करने पर स्वयं इस्तीफा दे दिया, तो फिर संघ के जो प्रिय चेहरे हैं, पात्र हैं, उनका क्या होगा? तो जो सवाल है ये सारे के सारे, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स हम जैसे हैं, सब उस दिशा में सोच रहे हैं कि मोदी गए या मोहन गए तो कौन होगा अगला चेहरा, क्या हो सकता है। लेकिन इनसे जुड़े लोगों का क्या होगा, इस बारे में बहुत कम हमें नहीं दिखाई पड़ा है किसी ने सोचा हो। तो हमने सोचा कि आज इसी मसले पर, इसी विषय पर कहीं बातचीत की जाए और चला जाए एक बहुत बहुत खास मेहमान। पहले मैं उन्हें जोड़ूंगा। सबसे पहले जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। आपका एक 4.5 दशक का अनुभव, नवभारत टाइम्स और अनेक जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आप सेवाएं देने वाले, बहुत बारीक निगाह नजर रखने वाले और धुआंधार विश्लेषण करने वाले। और इन दिनों तो फ्रीलांसर हैं, जहां मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठा हूं, वहीं आप आते हैं। और संघ जो है, ये प्रयोगशाला रहा है मध्य प्रदेश की। तो मैं ऐसे अरुण दीक्षित जी का पहले बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अरुण सर, बहुत स्वागत, बहुत आभार कि आप हमसे जुड़े। और शुरुआत यहीं से करूंगा कि बहुत सारे लाभार्थी हैं मोदी और शाह की बीजेपी में, चाहे वो सत्ता में सीधे भागीदारी करने वाले हों या फिर प्रशासनिक या और जो इस तरीके के देश के बहुत महत्वपूर्ण पद हैं उन पर, जैसे अजीत डोभाल। फिर हम बहुत सारे राज्यपालों की बात करें, बेहद बेहद प्रिय राज्यपालों में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर, इधर मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल, से बहुत लंबी फहरिस्त है। तो यदि अमित शाह, माफ कीजिएगा, यदि नरेंद्र मोदी जी झोला उठा के निकल गए, यदि अमित शाह साहब ने कुछ कदम उठा लिया, तो फिर इनका क्या होगा? शुरुआती टिप्पणी इन दो मसलों पर। मैं लगातार आगे इसी तरह की बात करूंगा। अरुण दीक्षित साहब। धन्यवाद संजीव जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आप जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, मेरा मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं है, ये मोदी जनता पार्टी है। चूंकि मोदी की सरकार, सब कुछ मोदी। आप देखिए 2014 से लेके आज की तारीख तक, अब की बार मोदी सरकार, मोदी का नाम, जो कुछ है, एवरीथिंग इज मोडिफाइड। कहीं भी बीजेपी नहीं है। जो आपने कही बात, क्या होगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि संघ स्थायी है। संघ में
कोई चेहरा कल को भागवत की जगह कोई दूसरा भी आ जाएगा, तो जो संघ का पूरा काडर है, जो उसकी व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो भी आएगा बीजेपी में, उसको संघ का आदर करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि मोदी ने नहीं किया है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन वही जो दूसरी और अहम बात है जिस पर आज आप और हम बात कर रहे हैं कि मोदी गए तो पूरी बिल्डिंग जो है वो रिनोवेट होगी, ताश के पत्तों की तरह फिर फेंटे जाएंगे, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो मंत्री हो, सब कुछ बदलेगा। क्योंकि पिछले 10-12 साल में नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है वो अपनी मर्जी से किया है, उन्हें जो पसंद आया उन्होंने किया है। एक तरफ से शुरू करें तो उनकी कैबिनेट को ले लीजिए, पिछली कैबिनेट में तो मैं 7 पहले आईएएस पहले मैं और चाहूंगा, पहले अजीत डोभाल इस पे बात करें, मैं कैबिनेट पे आऊंगा कि चाहे वो जो नौकरशाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, अर्जुन मेघवाल, बहुत सारे लोग हैं, फिर निर्मला सीतारामन, इनका क्या होगा, मैं उस पर अगले उसमें आऊंगा। पहले चरण में अजीत डोभाल देखिए, साहब, जो इस वक्त नेक्स्ट टू जो अमित शाह या मोदी के बाद जो इनका क्रम है, भले ही एक लंबा कैबिनेट का वो हो, लेकिन अजीत डोभाल बहुत पावरफुल है। तो पहले अजीत डोभाल या राज्यपालों की बात, फिर मैं करूंगा आपसे मंत्रियों की बात। देखिए, जहां तक अजीत डोभाल की बात है, शुरुआत में अजीत डोभाल संघ के लिए काम कर रहे थे। वो वहां पर एक अलग विवेकानंद केंद्र चलाते थे कई वर्षों से। मैं दिल्ली में था तो बतौर नवभारत टाइम्स संवाददाता कई बार उनके कार्यक्रमों में गया। वहां वो पुराने नौकरशाह और उनको बड़ा जोड़ने का काम करते थे, लेकिन मोदी के आते ही उनकी लॉयल्टी बदल गई। अब संघ से ज्यादा वो करीबी हैं नरेंद्र मोदी के, और मोदी का जितना इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके सूत्रधार खुद अजीत डोभाल है। जहां एग्री। कहीं भी हो वो पूरा, चाहे उनके सामने राजस्थानी संगीत करवाना हो, चाहे मोदी मोदी के नारे लगाने हो, हाउडी मोदी करवाना हो, चारों तरफ, चाहे वो गयाना में कराना हो, चाहे अमेरिका में कराना हो, सारा खेल, या मंगोलिया में कराना हो, सारा खेल अजीत डोभाल जी करते रहे हैं। और उन्होंने, अब तो वो इतने आगे बढ़ गए। अभी सबसे बड़ा सवाल तो, जब अब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, संक्षिप्त 3 दिन का युद्ध, उससे पहले पहलगाम पर जो अटैक हुआ, तो सबसे बड़ा बात सवाल तो ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कर क्या रहे थे। सवाल वहां आता है, देखिए एक चीज स्पष्ट करें आगे बढ़ने से पहले, पहलगाम अटैक में आरएसएस वालों ने, या आरएसएस वालों से हटके कहें तो अंधभक्तों ने, या ट्रोल मीडिया ने, या ट्रोल आर्मी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां कानून व्यवस्था जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, जैसी दिल्ली में है, जैसी पुदुचेरी में है, या केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो वहां तो जिम्मेदारी तो अमित शाह और अजीत डोभाल की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, आज तक पता नहीं है। तो अब अजीत डोभाल ने, अभी जबकि हमारे सीडीएस कह चुके हैं और अफसरों ने कहा कि हमारा नुकसान हुआ है, वो कहते हैं हमारा कांच नहीं टूटा, वो इस तरह का बयान दे रहे थे। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं डोभाल साहब, क्या वजह है? क्या वो मोदी से आगे निकलेंगे झूठ बोलने में? ये सबसे बड़ी समस्या है कि डोभाल साहब जो हैं उन्होंने मोर लॉयल देन द किंग, जबकि पुराने डीजीपी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जब अटैक हुआ था तो घर दिखाए थे, उनका इंटरव्यू आया था कि जम्मू में कितना नुकसान हुआ, पुंछ राजौरी में कितना नुकसान हुआ। हमारे विमान गिरे, ये हमारे लिए दुखद है, लेकिन गिरे, और ये बात हमने नहीं, सीडीएस ने कही है और अफसरों ने कही है, विदेशों में बात आई, सब फोटोग्राफ पूरे मौजूद रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर डोभाल साहब नहीं देखना चाहते और वो झूठ को बार बार गोएबल्स की तरह, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कि कहा जा रहा है कि वो अपने डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया, जबकि वो 22 बार कह चुके हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया। मोदी जी ने आज तक उनका नाम तक नहीं लिया है। तो ये जो सार्वजनिक रूप से जो झूठ है, वो डोभाल और मोदी जी एकदम एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। तो सबसे पहले जो आपने सही में कहा आप कि कंप्लीट करिए, ये वाला इसी से जुड़ा सवाल, ये कंप्लीट करिए, फिर एक सवाल करता हूं जी। सबसे बड़ा ये है कि अगर मोदी जाएंगे तो डोभाल साहब तो साथ साथ सबसे पहले जाएंगे। उनके लिए अब कोई, हालांकि पहले वो संघ के साथ थे तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अब वो पूरी तरह मोदीफाइड है। जो कुछ कर रहे हैं मोदी के लिए, उन्होंने मोदी को लार्जर देन लाइफ बनाने में जो भूमिका निभाई है, जिस तरह आप याद करिए जब 370 लगाई गई थी, तो जब आपने धारा 370 कश्मीर में लगाई थी तो आपको पॉलिटिशियन भेजने चाहिए थे। वहां कौन गया था?
डोभाल साहब कहीं खाना करवा रहे थे तो कहीं कुछ करवा रहे थे, लोगों के बीच घूम रहे थे, ऐसे कि जैसे वो एक पूर्व नौकरशाह नहीं है, वो एक राजनीतिज्ञ है। ये जो सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि मोदी जी को एक आदत है प्रयोग करने की, तो एक लाइन में कहें, मोदी और अजीत डोभाल अब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मोदी जाएंगे तो डोभाल को जाना ही पड़ेगा, उनके लिए बिल्कुल, कोई बिल्कुल विकल्प आपने नहीं है। जी, बिल्कुल, आपने ये कहा तो चूँकि आपने पहलगाम की एक बात कही और हम देख पा रहे हैं। देखिए, जब पहलगाम हुआ था तो चौथे, 5वें, छठे दिन स्केच आ गए थे और बाद में जो डोभाल के अधीन आने वाला एनआईए, उसी ने उसको डिनाई कर दिया कि ये तो है ही नहीं ये लोग। तो आप बहुत सारे वहाँ कश्मीर में ऐसे मसले मामले, तो भद्द तो आपकी पिटी थी। अब मैं कहूँगा आपसे बात कि जो मैं बात कर रहा था राज्यपालों की, मनोज सिन्हा स्वयं हुए, आपने कहा कि वो तो वहाँ सरकार तो खुद मनोज सिन्हा ही है। इधर चला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब रहे, लेकिन वो है, फिर ऐसे बहुत सारे राज्यपाल हैं। इनका क्या होगा यदि मोदी साहब गए तो, अमित शाह गए तो? देखिए, पूरे देश में ऐसे राज्यपालों की आप देखिए, सबसे अहम भूमिका जो है पहले आनंदीबेन पटेल निभा रही हैं उत्तर प्रदेश में। उनको और ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश मोदी ने भेजा इसलिए था कि वो योगी आदित्यनाथ की लगाम कस सकें। फिर मध्य प्रदेश में मंगू भाई आए गुजरात से। इसी तरह से आप एक एक नाम लेके देख, मनोज सिन्हा लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो उनको इनाम मिला कि उनको जो है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहां। क्यों? क्योंकि मोदी जी का विश्वास उनके ऊपर है या मोदी जी उन्हें पसंद करते हैं। ठीक ऐसे ही कोई भी राज्यपाल कहीं भी देखिए आप, उसकी व्यक्तिगत निष्ठा नरेंद्र मोदी के साथ है, तब तो वो उसको वहां पद मिला है, उसको बैठाया गया है। अन्यथा आप कहीं भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, कोई नहीं है। अब आप तमिलनाडु में राज्यपाल जो हैं वो नौकरशाह थे, उन्होंने क्या नहीं किया। आप याद करिए, एक राज्यपाल जिन्होंने ममता बनर्जी का जीना हराम किया था, वो आज पुरस्कार पाके जो है वो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। अब जो दूसरे राज्यपाल वहां हैं, उन पे गंभीर आरोप लगने के बाद भी वो उनके साथ कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की पसंद है। तो जहां भी कैसे भी मोदी जी ने मणिपुर को लीजिए, मणिपुर में कितनी बुरी हालत है। सरकार गई, लेकिन अपने कैबिनेट के पूर्व जो नौकरशाह, वो तो सेना अधिकारी थे, सेना अध्यक्ष रहे थे, उनको वहां गवर्नर बना दिया। तो ये जो काम है, सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। और इन पे सब पे, क्योंकि कोई भी आएगा तो इतना तो तय है कि अगर मोदी हटेंगे तो अमित शाह तो नहीं आएंगे, और जब अमित शाह नहीं आएंगे तो फिर जो आएगा वो कम से कम अपनी और संघ की जो जिसको कहे जो नीतियां हैं, हालांकि संघ की नीतियों को इन्होंने भी काफी हद तक आगे किया है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उसमें घुसा सब कुछ मोदी, सब कुछ है मोदी का, वो कहीं उसको क्रेडिट नहीं देश देते। देश अपने नाम से रहे, इसी को लेकर कहीं संघ को तकलीफ है कि उनको संघ खुश है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम करते हैं तो वो बेचना उनको कहीं तकलीफदेह होता है संघ को, ये मान। दूसरा मैं ये पूछूंगा अरुण सर कि जो मैं मंत्रियों की बात कर रहा था, केंद्र में जो मंत्रीगण है, अब देखिए बहुत क्लियर है, मैं आगे मुख्यमंत्रियों की बात करूंगा और भी बात करूंगा, लेकिन मैं मंत्रियों की कि आपका कोई ना तो मेरिट है, ना आपका कोई और ऐसा कुछ पुराना इतिहास। आज तो सिर्फ मोदी शाह ने जो चाहा है, मैं जिस कैबिनेट की बात करता हूं, केंद्र जो मोदी अधीन कैबिनेट है, उसमें आप उठाइए अश्विनी वैष्णव नौकरशाह, एस जयशंकर नौकरशाह, हरदीप पुरी नौकरशाह, अर्जुन मेघवाल नौकरशाह, ऐसी लंबी फहरिस्त। ना पसंद होने के बाद भी जो दूसरे नहीं पसंद है, उनकी रीति नीतियां पसंद नहीं है, उनके काम पसंद नहीं है, लेकिन वो छाए हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जब ताश के 52 पत्ते पुनः फेंटे जाएंगे यदि मोदी गए, तो जैसा सब ये चल रहा है, तो अकॉर्डिंग फिर इन सब का क्या होगा? देखिए संजीव जी, बहुत अहम बात है। आज दुनिया में भारत की विदेश नीति पिटी है। भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए, भारत के साथ कोई नहीं आया। दूसरी बड़ी चीज, वो जिनको माय फ्रेंड ट्रंप नरेंद्र मोदी कहते थे, वो पाकिस्तान के उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने साथ डिनर कराते हैं जो भारत के खिलाफ उसने एक तरह से युद्ध उसी ने शुरू कराया। और पाकिस्तान को क्या पद मिला है सुरक्षा परिषद में, वो कहां पहुंचा, आपको कोई। तो सबसे बुरी चीज, सबसे जगह सबसे मात खाई है भारत ने, भारत की विदेश नीति में। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अरे भाई, एक नौकरशाह पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। जो जो सोच एक राजनीतिज्ञ की हो सकती है,
वो एक नौकरशाह की नहीं हो सकती। हाँ, आपके सामने यस सर, राइट सर, ओके सर करेगा, लेकिन जहां उसे चीन, मोदी ने कहा ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, घुसे बैठे हैं। आज भी गालवन घाटी में जो है, गलवान घाटी में चीन है, अरुणाचल पे चीन कर रहा है, चीन पाकिस्तान में घुस के अंदर तक आया है, आपने नहीं माना। कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं मिला। छोटे छोटे देशों में एस जयशंकर घूम के आए, नीदरलैंड यात्रा पे गए थे, मैं वहां था नीदरलैंड में उस समय, कोई चर्चा तक नहीं, 50 लोग इकट्ठे हो गए, कार्यक्रम हो गया, विदेश मंत्री चले गए। तो ये जो हुआ है, इतनी इतनी बेइज्जती भारत की विदेश विदेश के मामलों में कभी नहीं हुई जितनी श्रीमान एस जयशंकर के रहते हुई है। तो मतलब उनसे ज्यादा असफल मुझे लगता है कि कोई भी आएगा, भले ही सबसे करीबी भी आए अमित शाह के अलावा, तो भी हटा देगा उनको, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती और साख सबकी गिरी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी नाम की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये अलग बात है कि मोदी की सरकार है। संघ भी पिटा है इसमें, क्योंकि संघ के लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। मैंने नीदरलैंड में भी देखा और आसपास के देशों में भी देखा है, वो भी खुश नहीं है। क्योंकि भाई जो बात जिस तरह मुद्दे उठने चाहिए थे, आज तक भारत जाना क्यों जाता था? क्योंकि उसकी विदेश नीति इतनी मजबूत थी। भाई अटल जी का इस्तेमाल राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जब जरूरत पड़ी तो सबसे योग्य कौन, और यहां इन्होंने किसको चुना? इनको अपनी कैबिनेट में किसी पर भरोसा नहीं है, भाजपा के नेताओं पे भरोसा नहीं है। अब एक और देखो संजीव जी, अच्छे पढ़े लिखे लोग बीजेपी के कहाँ हैं? अरुण शौरी इतने बड़े पत्रकार थे, आए थे बीजेपी में, कहां चले गए कोई नहीं जानता। रविशंकर प्रसाद कभी कभी उनका इस्तेमाल किया जाता है तो आगे आते हैं। प्रकाश जावड़ेकर का नाम भूल गए हम लोग। रुद्र प्रताप रूडी इतना डायनेमिक लीडर कहाँ है? ऐसे पूरे वसुंधरा राजे कहाँ है? शिवराज सिंह कैबिनेट में तो है लेकिन क्या कर रहे हैं? ऐसे ही रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के तो नेता पूरी तरह साफ हो गए। तो जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने जो खेल किया है वो ये है कि एक नौकरशाह चाहिए। अब विदेश मामलों के बाद आप आ जाइए अश्विनी वैष्णव पे। अश्विनी वैष्णव IAS थे और वो फिर उद्योगपति भी बने। उन्होंने अपना किया, उड़ीसा काडर के थे वो। उन्होंने उड़ीसा में बीजेपी की मदद की तो फिर उनको बदले में मंत्री बना दिया मोदी जी ने। इतने भयंकर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं अश्विनी वैष्णव के रहते, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया मोदी। इस्तीफा लेते ही नहीं है, लोग मरे मरते रहे, हर चीज के लिए उछल के आगे आते हैं अश्विनी वैष्णव। एक जमाने में पीयूष गोयल थे, कहाँ है? कहाँ है भूपेंद्र सिंह? कोई नहीं बोलता। बात करेंगे तो अश्विनी वैष्णव आएंगे, या फिर जो है हरदीप पुरी आएंगे, या फिर अर्जुन मेघवाल। हालांकि उनका ग्राफ अभी गिरा हुआ है। मजे की बात यह कि पिछली कैबिनेट में 19 से 24 तक 7 नौकरशाह जो है, जनरल साहब को मिला लें तो 8, ये सब उसमें जो थे मंत्री थे और सारे इंपॉर्टेंट। तो सबसे अहम बात है कि ये जो लोग हैं ये बीजेपी के लोग नहीं है। चूंकि नरेंद्र मोदी को कोई सवाल सुनने की आदत नहीं, उनके मुंह से निकले और वो पूरा हो जाए। वो काम कौन करता है? वो काम नौकरशाह, चूंकि उन्होंने जिंदगी भर वही काम किया है। अपनी बात वो कम कहते हैं, सुनते ज्यादा हैं और अमल उसी पे करते हैं। यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, ये 4 सेंटेंस बोलता है नौकरशाह। तो जिनके नाम हम ले रहे हैं, चाहे उनमें यही स्थिति श्रीमती निर्मला सीतारमण की है। तो आप अर्जुन मेघवाल पहले बहुत एक्टिव थे, अब नहीं है बेचारे, वो राजस्थान से आते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इनके आगे पूरी कैबिनेट, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, जब इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने बोलने के लिए तो पहले उन्होंने 2 छोटे स्तर की महिला अधिकारियों को आगे किया, फिर DGMO को आगे किया, रक्षा मंत्री को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बहुत आखिर में जब कोई उपाय नहीं बचा तब राजनाथ सिंह का एक बयान आया था। क्या मतलब है इसका? नितिन गडकरी इतने योग्य भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, दूसरी बार भी होते अगर वो भाजपा की भीतर की राजनीति का शिकार नहीं होते तो दूसरा टर्म भी पूरा करते। वो तमाशा भी हमने देखा था कैसे भाजपाइयों ने मिलकर गडकरी की पूर्ति पर छापे डलवाए। तो अब आप किसी भी कैबिनेट में और कौन है? आपने जो कांग्रेस से लिए लोग या दूसरों दलों से लाए हो आप, उनको आपने बैठाया हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें से एक है। ऐसे एक लंबी सूची है।
बैसाखी की सरकार है तो आपके पास नायडू के लोग भी हैं, नीतीश के लोग भी उस हैं। पे आता हूँ। मैं मेरे पास समय थोड़ी सी रहेगी तो मैं छोटे छोटे सवाल चाहूंगा। आपने सबसे बात बड़ी की, अब चीज पहले पहले हाँ कंप्लीट करिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमन या अर्जुन मेघवाल या ऐसे लोग जो खांटी पॉलिटिशियन है, वो कहाँ है? वो कहाँ दिख रहे हैं आपको? सबसे बड़ी चीज यही है। और ये तो सब जाएंगे। राइट सर, राइट सर, राइट सर। आपने चूंकि बात की नितिन गडकरी साहब की, देखिए हमने शुरुआत की थी कि अमित शाह साहब का वो अनायास रिटायरमेंट प्लान ऐलान, फिर उसके बाद मोहन भागवत साहब का 75, और फिर जो नई पीढ़ी को मौका देने की तो तीसरी। अभी इन सब के बीच में नितिन गडकरी साहब ने बड़ा अहम बात कही है, उसमें भी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं और आगे करता हूं बात। देखिए संजीव जी, नितिन जी जो हैं वो लगातार बोलते रहे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल, चूंकि नागपुर से हैं, बाहर तो नहीं कर पाए जैसे जावड़ेकर को कर दिया, लेकिन उनको ऐसे ठंडे बस्ते में कोल्ड स्टोरेज में डाला हुआ है। उसके बावजूद चूंकि सड़क उनके पास है तो वो कभी कभी अक्सर अपनी बात कहते रहते हैं, और कई बार मजाक में सड़क सड़क हंस पर हंस आ के जाते बात हैं, ऐसा करते कहते हैं, हैं। सड़क पर आ जाते हैं, सीधे सीधे हाँ, बाएं से वो आगे आ जाते हैं। वही अभी अभी जब नरेंद्र मोदी जी गरीबी रेखा, गरीबों के खत्म होने, 25 करोड़ गरीबों के ऊपर आने की बात कर रहे थे, तब गडकरी जी का एक बयान सुना था कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीबी हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। ये भी बात आई थी। अब जो उन्होंने कहा है, उन्होंने पहले भी कहा था कि पोस्टर छपवाने और देने से चुनाव नहीं जीते जाते। वो सारी बातें खरी खरी करते हैं। अभी की जो बात है वो भी वही साफ है कि उड़ो मत, खुदा नहीं हो आप। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जमीन ये पे रह के भाव भाव है, उसमें भाव है, उसमें भाव है। वो जो वही जो भाव जिस अंदाज में डॉक्टर मोहन भागवत ने पहले कहा था कि ईश्वर तुल्य ना होइए, मर्यादा ना खोइए, अपनी मेहमान जद मत हटे बनिए। रहिए, जो संकेत वो करते हैं। अरुण सर, मैं इसमें और पूछूंगा, आपने ये तो कहा गडकरी के बारे में। गडकरी देखिए बहुत बेबाक और साफ बात करते हैं। वो कहते हैं वो भी झूला उठा के जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, कम से कम सत्ता नहीं, की। संजय मैं जी एक बात और कहूंगा। प्लीज जब प्लीज 2012 में उनको रोका गया था दोबारा अध्यक्ष बनने से, और तब ठाकुर राजनाथ सिंह, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठाकुर राजनाथ सिंह भाजपा के दोबारा अध्यक्ष बने थे, और उस समय डंके की चोट पे ठाकुर दिग्विजय सिंह ने उनकी मदद की थी। ये बात दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि बोले मैं तो, मुझे औरंगजेब की औलाद कहा था इसलिए मैंने, तो वो पूर्ति पे छापा पड़ा, लेकिन कुछ नहीं निकला। बस ये हुआ कि वो दोबारा भाजपा के अध्यक्ष नहीं बन पाए, उनकी जगह राजनाथ बन गए। तो ये जो गेम है, ये जो चीजें हैं, तो नितिन गडकरी के पर अभी तक कहने को कोई कुछ कह ले, वो लांछन नहीं लगे हैं। जो जो चीजें, आप ठीक है, आज कोई नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप की बात नहीं करता, लेकिन सब जानते हैं कि सब कुछ अडानी के पास चला गया है। सब जानते हैं कि अंबानी का पेट बड़ा हो रहा है। तो ये चीजें साफ हैं। राइट गडकरी राइट, पर कोई उंगली नहीं उठा पाया है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो उनका नजरिया बहुत क्लियर है। साफ साफ, और वो है, ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं, ये कई बार माना गया है, कहा गया है, और सबने, उनके विरोधी भी मानते हैं कि वो विजनरी लीडर है। मोदी की तुलना में इसमें वो अगर 1000 है तो ये 50 है। ऐसी बातें बार बार हमने सुनी। मैं अरुण जी पूछूंगा आपसे, चूंकि एक मैं बार बार एक कर एक नाम और जुड़ता है, एक नाम और जुड़ता है, वो संजय जोशी का है। जी संजय हाँ, जोशी की जी हाँ, राजनीतिक हत्या, संजय जोशी की राजनीतिक हत्या जो है वो कैसे हुई, कहां हुई, उसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका थी, हमने आपने देखा है। जी हाँ, और आज भी नरेंद्र मोदी संजय जोशी को मुख्यधारा में नहीं आने दे रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि संजय जोशी सबसे योग्य और अच्छा, अच्छी पकड़ पैठ रखने वाले उनकी भाजपा में भी है और संघ में भी है। तो इसलिए उनको ऐसा कर दिया कि, लेकिन आज भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये राइट। मोदी जी जो कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कई लोगों को मारा है, तो जब वो हटेंगे तो उनका तो पूरा कुनबा साफ होगा ही होगा, क्योंकि जो उनकी पूछ पकड़ कर आए हैं, जो उनके उस राइट, पे आए हैं, उनको तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही सवाल, देखिए संजय जोशी इसलिए तो रोका पड़ा है, अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है, जो एक औपचारिकता है, इसलिए नहीं हो पा रही कि संजय जोशी चाहता है संघ, और नहीं चाहते हैं मोदी शाह। खैर वो आ जाएगा सामने, कुछ जल्द आने हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। संजय जोशी मुख्य भूमिका में आ सकते हैं, बार बार आ रहा है, तो आने वाले दिनों में साफ होगा कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो खुलेगा। मैं आपसे जो बात कर रहा था, आपने हटने हटाने, ताश के 52 पत्ते फेंटने की बात की, पुनः उसी चीज को दोहरा रहा हूं। पर्ची वाले मुख्यमंत्री, आप गुजरात से शुरू करिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, उड़ीसा, लाइन से इतने राज्य, और इसके साथ में असम के मुख्यमंत्री का क्या होगा? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कहीं दो नावों में सवारी करते हैं। वो इधर भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के भी दिखना चाहते हैं, तो संघ को भी जो लाइन है उस पर भी कहीं बढ़ते दिखते हैं।
इन सब का क्या होगा? ये लाइन से जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री पहली बार के और सबको कहीं ओवरलुक करके, नजरअंदाज करके, वही जो मेरिट को मार कर आने वाले लोग, इन सब का क्या होगा? देखिए, सारे राज्यों में देखिए, महाराष्ट्र से शुरू करिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की लीडरशिप बहुत बड़ी थी। और गुजरात में तो मोदी जी ने जब खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, तो उस वक्त जो सीनियर मोस्ट लीडर्स थे सारे, सुरेश मेहता का नाम याद आता है, और सारे लोग जो हैं वो आज कहाँ है, सबको खत्म किया। आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बना के आए। जब उनसे नहीं चला तो फिर विजय रूपाणी को लाए। विजय रूपाणी भी पहली दूसरी बार के विधायक थे, और जब उनसे उनको हटाना था तो पहली बार के विधायक, जो कि बताया जाता है कि वो आनंदीबेन पटेल के सबसे करीबी थे, उनका काम काज देखते थे, भूपेन पटेल को आपने मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान आइए आप, गुजरात तो आपका चूंकि वो मोदी की रियासत है, बीजेपी नहीं है, कुछ नहीं, वो तो सब कुछ मोदी और शाह का है, जो कुछ होगा उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा। राजस्थान में बड़े बड़े नेता थे, वसुंधरा राजे जैसा व्यक्तित्व, मोदी से सीनियर, लेकिन आप किसको लाए? भजन लाल को। भाई कोई नहीं कुछ बोल पाया, नाम दे दिया गया, ऊपर कहने को कहा गया संघ की पसंद में। उसके बाद आगे अभी दिल्ली ले लीजिए, सारे दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता, छत्तीसगढ़ की नहीं बात नहीं, कर, आप राज्यों से आ रहे हैं, चलिए चलिए और कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं, उससे पहले हरियाणा ले लीजिए। हरियाणा में पुराने नेता जो हैं वो सब किनारे हो गए थे, पहले खट्टर जी आ गए, फिर सैनी जी आ गए। ऐसा ही इन्होंने पिछले टर्म में हिमाचल में किया था, जयराम ठाकुर को लाए, पुराने नेताओं के तो चुनाव हार गए। दिल्ली में यही है। उत्तराखंड में तो हारे हुए धामी को जो है उसको दोबारा बना दिया। ये यहां से आगे चले, अकेले उत्तर प्रदेश में ये कुछ नहीं कर पाए, चाहे आनंदीबेन पटेल को लगा दे, चाहे ए के शर्मा को लगा दे, वहां योगी आदित्यनाथ डटे हुए हैं। आगे बढ़े तो उड़ीसा में भाजपा का पुराना वो था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? जिसे इन्होंने पसंद किया। यही झारखंड में इन्होंने पिछली बार किया था, रघुवर दास, जो आदिवासी भी नहीं थे और उड़ीसा के भी नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद अगर आप आए तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ठीक है, आपने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, रमन सिंह और तमाम पुराने जो भाजपा के आदिवासी नेता थे, उनको, नंद कुमार साहे तो बेचारे पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए, उनको ये कर दिया। क्यों? फिर आप आ जाइए मध्य प्रदेश में भी आपने पीछे की लाइन से निकाल के, ठीक है आपको शिवराज सिंह को नहीं बनाना था, लेकिन यहां बड़ी लाइन थी, चाहे आदिवासी ले लो, चाहे ओबीसी ले लो, चाहे बनिया ले लो, चाहे बामन ले लो, सब थे। लेकिन आपने बड़े ताव से आपने कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और सबको भेजा था, लेकिन उनको आपने बेइज्जत करके किनारे कर दिए। आपकी तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, सब ये सारे लोग आए जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। जी। ये जो है, जहां बीजेपी है, चलिए हेमंता बिस्वा, सर्बानंद सोनोवाल भाजपा के थे, उनको आप केंद्र की सरकार में ले आए, ऐसे ही आप शिवराज सिंह को अपने साथ ले गए। हेमंता बिस्वा शर्मा की खासियत क्या है? वो कहते हैं कि जब वो राहुल से मिलने गए तो वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, उनसे बात नहीं की। अब कुत्ता और बिस्किट, यहाँ संदर्भ ये है कि आज वो क्या कर रहे हैं। आज वो जिस तरह से, चूंकि वो बेसिकली तो कांग्रेसी हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब मोदी जी से ज्यादा हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। असम, भाई चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो, चाहे नागरिकता का मामला हो, सारी चीजें असम में हो रही हैं। और असम में जितनी खराब स्थिति है, चूंकि असम में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार को जिस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश, और फिर आप याद करिए पड़ोसी राज्यों के, असम का पड़ोस मिजोरम से झगड़ा हुआ, गोलीबारी हुई, ये क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह, अब आगे मणिपुर आपने, जलता रहा मणिपुर, लेकिन बीरेन सिंह को नहीं हटाया आपने, तब हटाया जब लगा कि सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के जो आदिवासी विधायक थे वो उन्होंने कहा नहीं, तब आपने हटाया। ये जो दादागिरी है नरेंद्र मोदी की, इसमें तो ना तो संघ, भाजपा तो खत्म ही हो गई। भाई आज अगर बीजेपी की लीडरशिप, आज जनरल क्वेश्चन पूछ लो आप विद्यार्थियों से, तो मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इससे पहले ऐसा होता था कि जाने पहचाने चेहरे होते थे। पर वो खेल जो है वो मोदी जी का है। मोदी जी को मजा आता है कि वो फिर, चूंकि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, कोई सवाल ना उठा सके, तो ऐसे आदमी को लाएंगे जो सीधा खड़ा होके मोदी जी के घुटने तक ना देखे। और ये इसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है। पार्टी के भीतर बहुत असंतोष है, और ये पर्चियां सबकी फटेंगी, ये पर्चियां नहीं चलने वाली।
पर्चियां सबकी पड़ेगी। मैं अरुण जी, आपने देखिए हमने अब तक बात की लगभग लगभग जितनी हमारी 29 मिनट की बात हो चुकी है, इसमें हमने ज्यादातर ये किया कि मोदी गए तो क्या, लेकिन यदि संघ प्रमुख जिन्होंने दांव खेला है 75 साल का, यदि वो विस्फोट कर दे कि पहले इस्तीफा मैं देता हूं अब आप आइए, तो फिर संघ से जुड़े जो लीडरान हैं, आपने एक चीज ये भी कही है कि देखिए वो संघ तो संघ रहेगा, फिर भी जब आपने कहा कि जब बदलता है निजाम, बदलता है नेता, बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, तो फिर इन लोगों क्या, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो जो दौड़ में शामिल है, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री पद की रेस में माने जाते हैं, अध्यक्ष पद की दौड़ में है, फिर योगी आदित्यनाथ की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो ऐसे जो चेहरे हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान, इन सब का क्या होगा? देखिए, मैं वही बात कहूंगा, संघ जो है, संघ में कोई चेहरा नहीं है। आप समझ लीजिए कि मोहन भागवत भी जब तक हैं, वैसे छोटे तो छोटे संघ जवाब दीजिएगा, लेकिन सार घर भी तो जितना आप दे सकते चलेगा जी। संघ में आजीवन मुखिया होता है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो मुझे नहीं लगता कि भागवत जी जो हैं, मोदी को ये बताने के लिए कि 75 पर ये फैसला, एक बात और सब लोग ध्यान से जान लें, ये बहुत अहम बात है, 75 का फार्मूला संघ नहीं नरेंद्र मोदी लाए थे, और इसी फार्मूले पे वहां तो उन्होंने आयु है ही नहीं, वहां तो आयु है ही नहीं, वहां तो जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप शारीरिक मानसिक तौर पर आप करते रहिए, हमने संघ बहुत का, लंबी लंबी कहानियां देखी। संघ की जो एक व्यवस्था है, वहां व्यक्ति नहीं है, वहां संस्था है। ये ठीक है कि कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आप डस्टबिन में डाल देंगे, नहीं होगा। भूमिकाएं थोड़ी बहुत बदलेंगी, लेकिन जो डोभाल और इन सब के साथ होने वाला है वो संघ की पसंद के किसी भी व्यक्ति, नेता, स्वयंसेवक या पदाधिकारी के साथ नहीं होगा, क्योंकि संघ संघ है, संघ व्यवस्था से चलता है, व्यक्ति से नहीं चलता है। राइट सर, राइट। मैं अंतिम सवाल करूंगा अरुण सर, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो आपकी बात का पूरा सार ये निकलता है कि खरबूजा तो इस समय यदि कोई है तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना उनको। एक चीज आपकी बात से सार निकलता है, एक यही है, यही सच है। और नंबर दो कि फिर बैसाखियों क्या होगा यदि ये निजाम बदलता है। आज मोदी जिस तरीके से कैप्चर करे बैठे हैं वो बदल गए, तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये इन लोग का रुख रवैया क्या होगा? क्योंकि हम तो सारा हाइपोथेटिकल है जिसपे देश चर्चा कर रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा, ये हुआ तो ये, तो फिर आखिरी अंतिम देखिए जवाब का सवाल मेरा। संजीव जी, ये काल्पनिक सवाल नहीं है, क्योंकि ये सवाल सामने खड़ा है। आज नीतीश ने साथ इसलिए दिया कि वो, उनके पास पर्याप्त कम एमएलए होने के बाद भी मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना के रखा है, इसलिए। चंद्रबाबू नायडू की भी कुछ कमजोरियां, याद करिए कि जब वो सत्ता से हटे थे तो जगन रेड्डी ने उनकी दुर्गति कर दी थी, रोए थे वो, मतलब जेल में बहुत थे, बुरा हुआ मैंने था। 2 साल पहले जेल भेज दिया। हाँ, जेल भी गए हैं, तो वो अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसीलिए मोदी का साथ दिया, वरना चंद्रबाबू अपने अपने दम पर अपने बहुमत में हैं, उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें केंद्र की एजेंसियों की मदद जगन रेड्डी के खिलाफ चाहिए। एटीएम भी है केंद्र, उनके लिए एटीएम भी है केंद्र, एटीएम भी है। एटीएम भी है राज्य के लिए। और दूसरा, ये बात कम लोग जानते हैं कि मोदी के इशारे पर जगन रेड्डी इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो मुसलमान के साथ साथ ईसाई, मुसलमानों के बाद ईसाई कौम सबसे ऊपर आगे है। जहां आप पूरे देश में देखें तो जो वो ईसाई समुदाय से आते हैं, ईसाई मत को मानने वाले हैं, तो वो तो पहले से ही निशाने पर है। अब नायडू जी जो हैं, अपना बदला मोदी जी के साथ मिलकर, एक तो राज्य में अपनी साख कायम करना, पैसा लेना, सहायता लेना, और उसके बाद रेड्डी को निपटाना है इस काम के लिए। और वो, मुझे लगता है कि अगर उनको जरूरत पड़ी तो जो आएगा उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि वो मोदी के साथ खड़े, वो अपने हित पे हैं। और अगर कल नीतीश कुमार को ये लगता है कि अब उनका डिब्बा बंद होने वाला है, तो इसमें मतलब आप ये इसमें हैरान मत होइएगा कि कल को फिर वो फिर लालू के पांव पकड़ ले, राबड़ी उनकी भाभी हो जाए, लालू भाई हो जाए, कोई भतीजा हो जाए आपका, वो उसको चीफ मिनिस्टर बना दे वो। हाँ, कोई वो नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो, राइट, सारी चीजें हैं। तो ये नीतीश कुमार का तो ये है कि उनकी तो बहुत मजबूरी है, वो साथ छोड़ ही नहीं सकते, तो उनकी कुर्सी चली जाती। नायडू का ये है कि वो इस केंद्र के जरिए अपने बदले ले रहे हैं, अन्यथा सरकार पर टेका देने के बाद भी इनके पास कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं है। राइट सर, राइट सर, राइट सर, सबसे बड़ी बात। राइट सर, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हमारी हुई। और हम जो कहीं बात करें, देखिए हम बार बार कहते हैं जब निजाम बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, और अगर ये सब हो रहा है जैसा चल रहा है, ये कहीं आगे कुछ ये फलीभूत होता है जो कुछ, तो फिर बहुत कुछ बदलेगा। और बहुत बदलाव के साथ में देश की राजनीति, खासकर भारतीय जनता पार्टी
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, भले ही वो अपने आप को कहते हैं कि हम क्या वो सांस्कृतिक और तमाम संगठन कि बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ अलग आएगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कही है कि ताश के 52 पत्ते फेंटे जाएंगे, और जो खरबूजा तो कहीं अब इस वक्त नरेंद्र मोदी है, उन्होंने एक बहुत बहुत एक अपना वर्चस्व जो बनाया हुआ था, वो जो फंसे हैं चहुं और, तो उसमें दिक्कत में तो है। संजीव जी, एक बात समझ लीजिए, कुछ भी हो, अगर भागवत चाहेंगे तो जब तक मानसिक संतुलन ठीक है और शरीर ठीक है वो संघ प्रमुख बने रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो हटना ही पड़ेगा, उनको तो हटना ही है। उनकी स्थिति संघ जैसी नहीं है। संघ अगर चाह लेगा, ये तो संघ था जो 240 पे ले आया, वरना पैसे के दम पे जो कुछ हुआ है, संघ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। संघ जैसा है वैसा ही रहेगा, बदले तो मोदी ही जाएंगे। राइट मोदी को ही पड़ेगा, भले ही अभी हटे या बाद में हटे। राइट सर। अरुण सर बहुत अच्छी बातचीत और इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार। तो मित्रों, आपने देख लिया, ये थे अरुण दीक्षित और हम बात इसी की कर रहे थे कि यदि मोदी गए तो क्या। देखिए, मोदी तो वो हैं जो कहते हैं कि मैं झोला उठा के कभी भी चल दूंगा, और जो अभी आज परिस्थितियां हैं, अभी तो ये दिख रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से एक अपना गेम किया है, कि खेल खेला है कि मैं जा रहा हूं झोला उठा के पहले, लेकिन कुल मिलाकर जो दोनों हैं, दोनों जो गुजरात के एक कहते हैं ना कि दो जिसमें एक जान जैसी स्थिति थी, कहीं ना कहीं वो अब मुश्किलात में है। और जो अरुण दीक्षित जी ने पूरा सार, पूरा निचोड़ लाकर दे दिया है, आपके समक्ष रख दिया है कि जो आने वाला वक्त है उसमें बहुत कुछ गुल खिलने वाले हैं। और देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा, ये कहीं इस बातचीत से निकल कर आया है। और एक बड़ी दिलचस्प, बहुत ही रोचक मोड़ पर ये जो चाहे मोदी शाह, उनकी बीजेपी और संघ के बीच जो रस्साकशी है, वो इस मोड़ पे खड़ी हुई है। और इसमें जो अभी आने वाले दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा, तो बहुत कुछ निकल गया। लेकिन कुल मिलाकर जो बहुत सारगर्भित लाइन यही रही है कि खरबूजा तो इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, चाहे छुरी उन पे गिरे, यानी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिर जाए, कटना मोदी को होगा। इस चर्चा में इतना ही। मित्रों, आपकी अपनी पूरी चर्चा आपने सुनी, क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी और हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए, फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।